इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। देखिए चैप्टर तो बहुत आसान है, बहुत कंसेप्चुअल है, तो अगर उसे बारीकी से समझेंगे क्या है क्या नहीं है उसके बारे में, तो बेसिकली 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। पूरा चैप्टर क्लियरिफाई कर देने वाला हूँ क्या है क्या नहीं, ए टू जेड पूरा। ठीक है, सिर्फ आपको इस पूरे वीडियो को देखना। इस वीडियो में कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, मैं पूरा आपको से एक वन टू फॉर्म में हम बात करेंगे, मीन्स आइडियो टू आइडियो बात करेंगे। वीडियो में ज़्यादा कुछ आपको लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा, ये एकदम एक सेगमेंटल आइडियो फॉर्म है रिवीजन करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो टॉपिक का नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सेक्टर्स से क्या समझते हैं आप? तो बेसिकली सेक्टर का मतलब ये होता है कि जब एक पर्टिकुलर स्टेटा जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ आती हैं उसे हम लोग कहते हैं सेक्टर। जैसे 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हम प्रोडक्शन करते हैं। सेकेंडरी वो सारी होती हैं जहाँ पर हम जो प्रोडक्शन हमने किया है उसको मैन्युफैक्चर करके हम लोग फिनिश गुड में बदलते हैं, मतलब फैक्ट्री वाला काम जितना होता है वो सेकेंडरी में होता है। और टर्शरी मतलब सर्विस देना, मतलब उसको हम लोग स्टोर करना, उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। तो सेम कंसेप्ट आपका सेक्टर में भी है। प्राइमरी में भी हम प्रोडक्शन करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग उसका मैन्युफैक्चरेशन करते हैं, और टर्शरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, उसका सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट यू टू ब्रिंग टू सिट विथ दिस एनसीईआरटी बुक। ओके, तो चलिए हम और अच्छे से इसको डीपली हम आपको समझा देते हैं क्या है क्या नहीं पूरा चैप्टर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्या होता है बेसिकली, देखो सेक्टर जितने भी हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, लेकिन प्राइमरी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी इंपॉर्टेंट क्यों है पहले ही समझते हैं। मान लो अगर हमको टमाटो केचप बनाना है तो हमको उसको टमाटो चाहिए, तो टमाटो आएगा कहाँ से? प्रोडक्शन से होगा तभी ना, मतलब जब प्राइमरी सेक्टर काम करेगा तभी आएगा। इसका मतलब अगर प्राइमरी ना रहे तो सेकेंडरी नहीं हो पाएगा। अगर टमाटो रहे नहीं आपके पास तो टमाटो केचप कहाँ से बनेगा? तो टमाटो केचप तो बनेगा कहाँ पर? फैक्ट्री में ही, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। तो प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या है ना, बेस है सभी सेक्टर के लिए। प्राइमरी अगर नहीं रहेगा तो ना सेकेंडरी रहेगा ना टर्शरी रहने वाला है। ठीक है, सो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टर्शरी सेक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, बिकॉज इसमें स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक क्या आता है आपको समझो। इसके बाद जो है बेसिकली हम बात करेंगे, तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करने वाले हैं। यहाँ पर पॉडकास्ट 6, हेलो ब्रदर। सो लेक्चर कंटिन्यू करो, फिर हम बाद में चैट कर लेंगे। सो बेसिकली हम लोग यार ज़रा देखो, कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स। देखो प्राइमरी सेक्टर का क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी का क्या है। तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो किस में ज़्यादा हैं? प्राइमरी में ज़्यादा हैं। हम देखेंगे कि 49% कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, वो ज़्यादा सेकेंडरी और टर्शरी का है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा प्राइमरी का है एज़ कम्पेरेबल टू सेकेंडरी और टर्शरी। बुक में आपको डाटा दिया होगा कि जो प्रोडक्शन है सेकेंडरी सेक्टर का वो 9 गुना ज़्यादा है, लेकिन जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसी वो 3 गुना ही दे रहे हैं। मतलब अगर 9 करोड़ रुपए वो, अगर मान लो 9 रुपये वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ तीन तीन लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट उस पर मिल रहा है। और सेम टर्शरी का है, वो 14 गुना प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सिर्फ वो 5 गुना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मतलब अगर 14 रुपये प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ वो तब 5 लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक था। अब हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में। आई थिंक बहुत लोगों को कंफ्यूज रहता है कि जीडीपी होता क्या है। तो को पहला तो फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जैसे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया में एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो सम होता है उसे जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, मतलब समझो, फिर से बता रहा हूँ, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में एक साल के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, उसका जो सम होता है उसे बोलते हैं हम लोग जीडीपी। मान लो इंडिया में 100 कार बन रही हैं एक साल के अंदर, तो उन 100 कार की वैल्यू क्या है? ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी। तो देखो जीडीपी को कैलकुलेट करना है बहुत ही बहुत बड़ा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, लेकिन इसको हमने किसे दे दिया है? गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कैलकुलेट दिस। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं इसके बारे में कि बेसिकली आई एम इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, लेकिन आई एम इन 11th क्लास, इसलिए थोड़ा सा आपको जो चीज़ें होंगी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी, थोड़ी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ चीज़ें,
लेकिन आप क्लास 10 की अगर एनसीईआरटी लेके बैठेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई एम जस्ट हैविंग दिस एनसीईआरटी, देख लो आप लोग, एनसीईआरटी के साथ ही पढ़ा रहा हूँ आपको, और सब कुछ यहाँ पर अंडरलाइंड है, और मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूँगा आफ्टर द वीडियो। सो बात करते हैं आगे। अब हम बात करेंगे क्यों जो टर्शरी सेक्टर है उसका इंपॉर्टेंस इतना बढ़ चुका है। देखिए, हमारे पहला पॉइंट इसका, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी ऐसी होती हैं जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया एडुकेशन हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन हो गया आपका, आपका मेडिसिन हो गया, आपका जो है ये प्रोडक्शन हो गया। तो जो ये सब सर्विसेज होती हैं बाबू, ये बेसिक सर्विसेज हैं, और गवर्नमेंट जो है इनको प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है लोगों को, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ बेसिकली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो इसलिए जो है टर्शरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। दूसरा, जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो भी बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर आप टमाटो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो जो टमाटो केचप फैक्ट्री सेटअप होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आप टमाटो प्रोड्यूस कर रहे थे 10 टन, ठीक है, 10 केजी आप प्रोड्यूस कर रहे थे एक साल में, लेकिन अब आप कर रहे हैं 1000 केजी। तो अब क्या करेंगे उसको, या उसको बेचेंगे, या उसका आप चाहेंगे कि उसको मैं किसी फैक्ट्री में दे दूँ जिससे वहाँ से मुझे इनकम मिले, ठीक है। दो ही काम करने वाले हैं आप। तो जिस प्रकार से एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी आ रही है, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और इससे स्टोरेज बढ़ रही है और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है। तीसरा जो है पॉइंट है वो कि सोसाइटी ग्रो हो रही है, इनकम लोगों की बढ़ रही है, तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है इन द सोसाइटी। आप आज सोसाइटी में कंसेप्ट क्या है, प्राइवेट स्कूल। आज आज की सोसाइटी में कोई भी नहीं चाह रहा कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएँ, सब चाह रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। क्यों? लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोगों की जो डिमांड्स है वो भी बढ़ रही हैं, ठीक है। प्राइवेट मॉल, प्राइवेट सिनेमा हॉल, सब कुछ। तो ये सब क्या है, सर्विस ही तो है, और सर्विस का मतलब क्या है, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। चौथा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं चैट जीपीटी वगैरह चीज़ें आ गई हैं, अच्छी चीज़ें आ गई हैं। तो इनके आने से क्या हुआ है बाबू, कि जो ग्रोथ है टर्शरी सेक्टर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताएँ। पहला पॉइंट क्या था, कुछ सर्विसेज बेसिक सर्विसेज होती हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गया, तो इनको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना ही करना है। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ। तीसरा हो गया आपका आईटी सेक्टर ग्रोथ। और चौथा आप बोलेंगे कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए लोगों की जो डिमांड्स है वो भी बढ़ रही हैं। अब देखो यहाँ पर एक टॉपिक दिया है अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रा समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। मान लो आपको कोई काम करना था, जिसमें इनकम मिले आपको 20,000 रुपये, ठीक है, लेकिन अब आपको काम नहीं मिल रहा है और इसलिए आप जो है मतलब आप गली गली भटक रहे हैं, तो हम कहते हैं आप अनएम्प्लॉयड हैं। मेजोरिटी ऑफ द इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड इन सोसाइटी। तो इसी कंसेप्ट में बात कर रहा हूँ मैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहाँ पर इंसान को अपनी मन मुताबिक जॉब नहीं मिलती है, अपने मन मुताबिक सैलरी नहीं मिलती है, अपने मन मुताबिक जो काम वो करना चाहता है वो नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं वो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो सीज़न पर काम करते हैं, मतलब जैसे मैंगो का टाइम था तो उन्होंने मैंगो का दुकान लगा दिया। अब टाइम आ गया है कि जो है भुट्टे का टाइम चल रहा है तो उन्होंने भुट्टे की दुकान लगा दी है। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने हर सीज़न में बिज़नेस कर रहे हैं। तो अगर मान लो एक सीज़न में कोलैप्स हो गया तो हम कह सकते हैं कि उनका पूरा मार्केट गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए वहाँ पर, तो उसे बोलेंगे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब कोई भी इंसान किसी एक साल के कुछ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसे बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे मान लो आप लोग 4 लोग खेत में कोई काम कर रहे हैं, एक परिवार के 4 लोग खेत में काम कर रहे हैं जिससे 100 रुपये इनकम आ रही है। अब 4 लोग और बढ़ गए उसी परिवार के, मतलब मामा के लड़के आ गए, चाचा के लड़के आ गए, सब आ गए, अब 8 लड़के हो गए, मतलब 8 लोग हो गए, लेकिन इनकम अभी भी 100 ही है। तो यहाँ पर जो 4 लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, अनएम्प्लॉयड तो कहलाएंगे। इनकम तो सेम है, 100 वहाँ पर भी आ रहा है, 100 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 लोगों में भी 100 आ रहा है, 8 लोगों में भी 100 आ रहा है। तो जो 4 लोग यहाँ पर हैं वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, ठीक है। वो कौन सा कहलाएंगे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। अब किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन जो है उसे थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोन जो मिलता है, आप पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, जो लोन मिलता है उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, अब कोलेट्रल आपके पास नहीं है तो आपको जो है जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो आपको लोन नहीं देने वाले हैं। तो आपको सिंपली जाना पड़ेगा ज़मींदार के पास, और वहाँ जाएंगे तो आपसे वो ब्याज ले लेगा, 100 भाई 10%, 20% ब्याज लेगा, वो बहुत ब्याज ले लेगा, ठीक है।
तो यही थोड़ी-सी क ख़मियाँ मतलब लेस पॉइंट है हमारे गवर्नमेंट का, लेकिन क्या करें इसको थोड़ा-सा सहना पड़ेगा। कोलैटरल नेसेसरी भी है, ठीक है? क्योंकि लोगों का पैसा ही तो है सरकार के पास। पहला पॉइंट हम क्या कर सकते हैं कि लोन जितना आसानी से मिल सकता है उतना हम करें। जो फैसिलिटीज़ हैं इरिगेशन में, वो देने का ट्राई करें। कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सीड्स वगैरह को जितना कम प्राइस में हम दे सकते हैं लोगों को, उतना देने का ट्राई करें। और जो बेसिकली कुछ पेंशन वगैरह अंत्योदय अन्न योजना भी चलाई गई थी सरकार द्वारा, ये सब काम कर सकते हैं जिससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। अब कुछ उन्होंने काम किए सरकार ने, जैसे उन्होंने मनरेगा लाया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 उन्होंने लाया, जिसके माध्यम से हर एक बंदे को 100 दिनों तक काम मिलेगा 1 साल में, ठीक है? वो आपका मनरेगा का एक स्कीम है, बेसिकली राइट टू वर्क के अंदर आता है। और अगर वर्क नहीं मिलेगा तो लेबर लॉ के तहत तो आपको मिलेगा क्या, कंपनसेशन, मतलब मुआवजा मिलेगा, ठीक है? अब बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। जहाँ पर क्या होता है कि आपका जो टाइमिंग ऑफ वर्क होता है वो फिक्स होता है, आपका जो जो जॉब है वो फिक्स होता है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब होता है, आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलती है, आपको लीव जो आप लेंगे उसका भी आपको सैलरी मिलता है, आप जो है मैटरनिटी लीव आपको मिलेगा, आपको पीएफ मिलेगा, आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पेंशन स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाएँगे। तो ये होता है ऑर्गेनाइज़ सेक्टर, जहाँ पर सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ फॉर्म पे हैं भाई। आपको टाइम मतलब 9 से 5 जाना है, आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलेगी 30 तारीख को, आपको ठीक है आप लीव ले रहे हो तो उसका भी आपको सैलरी मिल जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में। और बेसिकली जो है यहाँ पर जॉब एकदम सिक्योर, कोई टेंशन नहीं कब तुमको निकाल देंगे, गूगल में काम करो कब तुमको निकाल दें कोई मामला नहीं है, ठीक है? लेकिन आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आप लाइफ सेट है, ठीक है? तो अब लेकिन बात करें ऑर्गेनाइज की बात करें, मान लो आप किसी दुकान पे काम करो, ठीक है? अगर अच्छे से नहीं पढ़ो तो वहीं पर काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर वहाँ काम कर रहे हो तो बेसिकली वहाँ पर क्या है, उसकी डाँट भी सुनना पड़ेगा आपको। आपको 9 बजे जा रहे हो, आप रात को 10 बजे आओगे, 11 बजे आओगे, पता नहीं कब। जब तक दुकान खुली रहेगी तब तक आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। सैलरी सैलरी क्या, वहाँ वेज मिलती है, मजदूरी मिलती है, 200-300 दे देगा तुमको पर डे का, ठीक है? एक का ट्रीटमेंट कुछ नहीं देने वाला है, डाँटेगा वगैरह, सब कुछ कर सकता है, घर का काम भी उसे करना पड़ेगा आपको। तो ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है? जरा बात करते हैं, लास्ट टॉपिक आ गया है आपका प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के टॉपिक आ गया। देखो, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आपके, लैंड, लेबर, कैपिटल, जितनी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट जो है देखने वाली है। इनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट नहीं देखती गवर्नमेंट, ठीक है? लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वहाँ पर जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो प्राइवेट लोग जो है देखने वाले हैं। वहाँ पर मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अंबानी अगर कोई बिजनेस खोलेंगे तो वहाँ देखेंगे प्रॉफिट कैसे मिल सकता है, लेकिन अगर मोदी जी अगर कोई बिजनेस करेंगे तो वो देखेंगे किस प्रकार समाज का सुधार हो सकता है, ठीक है? ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए चैप्टर खत्म हो गया है। अगले वीडियो में बात करेंगे मनी क्रेडिट के बारे में। देखो वीडियो थोड़ा शॉर्ट जा रहे होंगे, 13 से 15 मिनट के वीडियो जा रहे होंगे, इसलिए जा रहे हैं बिकॉज आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आप अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेंगे तो मैं पक्का कह सकता हूँ कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। प्लस आपको एक बार एनसीईआरटी की रेटिंग मारनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 15 मिनट की वीडियो देखेंगे और 15 मिनट की अगर एनसीईआरटी रेटिंग मार लेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपका खत्म हो गया एक चैप्टर अच्छे तरीके से, ठीक है? तो कल आएगा आपका मनी क्रेडिट का वीडियो, तो बने रहे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।